नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एएलपी के 16 फरवरी के हम सभी प्रश्न देखने वाले थे। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। इसका राइट आंसर की बात करें, यह अभ्यास भारत के राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो साइक्लोन 2025 इसी का अभ्यास का तीसरा संस्करण था। यह एक 14 दिवसीय अभ्यास था जो 10 फरवरी 2025 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य रेगिस्तानी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के जो कितने सदस्य होते हैं। इसका राइट आंसर, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं। यह समिति भारत के सीएजी यानी नियंत्रण महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। दोनों समिति की बात करें, लोक लेखा और प्राक्कलन के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा से चुने जाते हैं और इसमें राज्यसभा के सदस्य शून्य होते हैं। यह संसद की सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण में जब वस्तु का मुख्य फोकस और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता क्या होगा। प्रतिबिंब वास्तविक और इन्वर्टेड यानी उल्टा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बात करें, प्रतिबिंब की स्थिति वक्ता केंद्र से परे यानी अनंत और वक्ता केंद्र के बीच होता है। जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब फोकस और बहुत छोटा और वास्तविक और उल्टा बनता है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा जो आपके आने वाले शिफ्ट में काम आएगा। जब वस्तु सी यानी वक्ता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब सी पर बनेगा, समान आकार का, वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु एफ यानी फोकस पर होता है तो प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा बनता है। जब वस्तु एफ और पी यानी ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब पेट में एसिडिटी यानी अम्लता बढ़ जाता है तो किस पदार्थ का उपयोग एक एंटासिड के रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। इसके अलावा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का भी उपयोग किया जाता है। ये क्षारीय पदार्थ पेट के अतिरिक्त एसिड को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। एपिथेलियम टिश्यू यानी उपकला ऊतक का मैच द फॉलोइंग करना था, जिसमें क्यूबोडियल एपिथेलियम घनाकार उपकला ऊतक, स्तंभाकार ऊतक कॉलमोनर एपिथेलियम और साल्की उपकला जिसे सेबेमेस एपिथेलियम को उनके पाए जाने वाले स्थान से मैच करना था। बात करें क्यूबोडोलियल एपिथेलियम जिसे घनाकार उपकला ऊतक कहा जाता है, ये किडनी ट्यूबल्स यानी वृक्क नलिका से जुड़ेगा। स्तंभकार उपकला ये स्मॉल इंस्टेट यानी छोटी आंत से जुड़ेगा। सल्की उपकला ये स्किन यानी त्वचा से जुड़ेगा। घनाभाकार उपकला की कोशिका क्यूब जैसा होता है और अंगों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। स्तंभकार उपकला खंभे जैसा लंबी कोशिका होता है और यह वहाँ पाया जाता है जहाँ अवशोषण और स्त्राव अधिक होता है। बात करें, सल्की उपकला चपटी और पतली कोशिका होता है जो कई परतों में व्यवस्थित होने पर स्थिरीकृत सल्की उपकला कहलाता है और त्वचा में अंगों के कटने फटने से बचाता है। सिलिएटेड एपिथेलियम यानी पश्चिमावी उपकला श्वास नली और डिम्बवाहिनी नलिका में पाया जाता है और पदार्थों को आगे धकेलता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, यानी लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, जबकि टेंडम मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। पौधे में लचीलापन कोलिन काइमा ऊतक के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पदार्थ छोटे छोटे कणों से आपके बने होते, इनमें से किस प्रक्षेपण एंड ऑब्जर्वेशन के आधार पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जब पानी में चीनी घुल जाता है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका कारण यह है कि चीनी के कारण पानी के कणों के बीच खाली जगह में भर जाते हैं, जिससे स्तर पहले जैसा रहता है। यह दर्शाता है कि पदार्थ कणों से बना होता है और कणों के बीच रिक्तियां होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रयोग से पता चलता है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे यानी एक्सट्रीमली टिनी होते हैं। अगरबत्ती की खुशबू दूर तक इसलिए फैलता है क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और विसरण करने के कारण फैलते हैं।
विसरण की दर तापमान बढ़ने पर बढ़ जाता है, क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। धूम्रपान यानी स्मोकिंग श्वसन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है? यह श्वसन मार्ग में मौजूद सीलिया को नष्ट कर देता है। सीलिया श्वास नली की आंतरिक दीवार पर बालू जैसे सूक्ष्म संरचनाएं होता है। इनका कार्य धूल के कण, बलगम और हानिकारक कीटाणु को फेफड़ों से बाहर धकेलना होता है। सिगरेट के धुएं में मौजूद जहरीले रसायन इन सीलियों को नष्ट या पुंग कर देते हैं, जिसमें धूल और प्रदूषण सीधे फेफड़े में जमा होने लगते हैं और खांसी व संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वास्तुस्फीति यानी एम्फेसाइमा रोग धूम्रपान के कारण फेफड़ों की वायु कोशिका की दीवारें क्षतिग्रस्त होने से होता है, जिसमें गैसों के विनिमय की सतह कम हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस होता है, जो रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। तंबाकू में पाया जाने वाला नशीला पदार्थ निकोटीन होता है, जो उत्तेजक यानी स्टिमुलेंट और ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। यदि एक वस्तु का मुक्त रूप से यानी बिना किसी प्रारंभिक वेग के 2 सेकंड तक गिरता है और गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो उसका औसत वेग कितना होगा? औसत वेग 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बात करें प्रारंभिक वेग 0 मीटर प्रति सेकंड, समय 2 सेकंड, गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो अंतिम वेग यानी गति के पहले समीकरण u v बराबर u प्लस gt से ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ पर सभी को मान रखना है और राइट आंसर 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा मुख्य रूप से किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यह वस्तु का द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये स्थिति ऊर्जा की किसी वस्तु की उसकी और विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन के कारण कार्य करने की क्षमता है। इसका सूत्र P बराबर mgh होता है, जहाँ m बराबर वस्तु का द्रव्यमान, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक ऊर्जा होगा। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। h बराबर वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा। यदि वस्तु जमीन पर रखा है तो स्थिर ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, बल्कि केवल उसकी प्रारंभिक और अंतिम ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। बांध में जमा पानी, तनी हुई धनुष की डोरी, ऊंचाई पर रखा पत्थर स्थिति ऊर्जा के उदाहरण हैं। यदि वस्तु की ऊंचाई दोगुना कर दी जाए तो स्थिति ऊर्जा भी दोगुना हो जाएगा, क्योंकि यह ऊंचाई के सीधे अनुपातिक यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। खींचे हुए रबर बैंड में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऑस्मोसिस यानी परासरण की प्रक्रिया के दौरान यदि कोशिका से ऑक्सीजन को पूरी तरह से निकाल दिया जाए या उसकी आपूर्ति को रोक दिया जाए तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन रुक जाएगा, लेकिन ऑस्मोसिस जारी रह सकता है। ऑस्मोसिस एक निष्क्रिय प्रक्रिया जिसमें जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा यानी एटीपी की आवश्यकता नहीं होता है। ऑक्सीजन कोशिका में एटीपी ऊर्जा बनाने के लिए अनिवार्य है। ऑक्सीजन की कमी से एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी जो ऊर्जा का उपयोग करता है बंद हो जाएगा। दीर्घकालिक प्रभाव यह होगा कि ऑक्सीजन की कमी से कोशिका के भीतर आयन यानी संतुलन बिगड़ जाएगा और मेटाबॉलिक गतिविधि रुकने से कोशिका की मृत्यु हो जाएगा। परासरण हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी अर्धपरामग्र झिल्ली के माध्यम से होता है। डिफ्यूजन गैस और द्रवों दोनों में होता है, जबकि परासरण मुख्य रूप से जल विलायक अणु के बीच उपयोग होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी शोषण कहा जाता है, जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा निकलता है। यदि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोशिका यानी फर्मेंटेशन किण्वन या अनॉक्सिक शोषण की ओर बढ़ेगा, जिससे लैक्टिक एसिड बन सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस जैसी कोशिका प्रक्रिया एटीपी खर्च करता है। मछली के अंडे शुद्ध पानी में रखने पर एंडोऑस्मोसिस परासरण के कारण फूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसे एक विलयन सॉल्यूशन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? चीनी और पानी के मिश्रण को एक विलयन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें विलय के कण इतने छोटे होते कि वे आंखों से नहीं देखे जा सकते और प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते हैं। चीनी और पानी के मिश्रण पूरी तरह से और समान रूप से फैलता है और इसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, इसलिए उसे वास्तविक विलयन कहा जाता है। रेत और पानी यानी सैंड वाटर एक निलंबन है, जिसमें रेत के कण नीचे बैठ जाते हैं और आंखों से देखे जा सकते हैं। चौक और पानी भी एक निलंबन है, क्योंकि चौक के कण पानी में घुलते नहीं और छानकर अलग किए जा सकते हैं। स्टार्च और पानी एक
एक कोलाइड है जिसमें कण विलयन से बड़े लेकिन निलंबन से छोटे होते हैं और यह टिंडल प्रभाव टिंडल इफेक्ट दिखाता है। बात करें विलयन चीनी प्लस पानी कणों का आकार लेस देन 1 नैनोमीटर यानी समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर है। कोलाइड दूध स्टार्च कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है और विसमांगी मिश्रण हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। निलंबन यानी सस्पेंशन बराबर रेत प्लस पानी कणों का आकार ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर विसमांगी मिश्रण जिसे हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो ये 16 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, उसके माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने 13 फरवरी का और जो पीडीएफ है वो भी डाल देंगे, जाकर उन सभी को रिवीजन कर सकते हैं जो आपके आने वाले सीटों के लिए बहुत फायदा करेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।